हमारे साथ में हैं अजीत जी। अजीत मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अजीत मिश्रा जी वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के। और अजीत जी, सबसे पहले तो आज आरबीआई का जो अनाउंसमेंट आया उसमें जहां तक मैं समझ रहा हूं कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं था, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल हुआ। कैसे देख रहे हैं इसको? गुड मॉर्निंग लवली जी। देखिए, जिस तरीके से सिनेरियो है अभी, कहीं ना कहीं जो आरबीआई ने पॉलिसी से पहले ही कुछ मेजर्स अनाउंस किए थे, तो एक्सपेक्टेड था कि कोई मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं आएगी रेट चेंज को लेकर। और अभी भी जो कंसर्न्स हैं कि इन्फ्लेशन दो कंफर्टेबल रेंज में है, बट ग्लोबल सिनेरियो जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं। तो सारा दारोमदार जिस तरीके से दिखता है कि गवर्नर ने भी शेयर किया कि मॉनसून किस तरीके से रहेगा, उस हिसाब से चीजें पैन आउट होंगी। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है ये फ्लक्चुएशन जो मार्केट में हम देख रहे हैं, इट्स नथिंग बट एक अपॉर्चुनिटी, जहां पे कि हम बाई साइड की ट्रेड सीट देखें। मुझे नहीं लगता कोई ऐसे मेजर डेवलपमेंट या कुछ नेगेटिव साइड पे कुछ चेंजेस होंगे मार्केट में। तो एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है मेरे हिसाब से। जैसे कि 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि कंसोलिडेशन हुआ, कल फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड रिज्यूम हुआ। मुझे लगता है कि यही चीज कंटिन्यू रहेगी। और बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली अगर बात करें एट करंट लेवल्स, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि यस, कंपैरेटिवली टू निफ्टी यहाँ थोड़ा प्रेशर हो सकता है और यहाँ पे सिलेक्टिव होने की जरूरत है। तो मुझे प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स ज्यादा स्टेबल लग रहे हैं। पीएसयूज में एनीवेज एसबीआई ने काफी अच्छा कर दिया है। बाकी सारे काउंटर्स में थोड़ा सा रिबाउंड जरूर है, बट जो स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे वो प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स में ही दिख रही है। तो वहां पे आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है, जैसे कि आईसीआईसीआई में। तो उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी भी करीब ½ % नेगेटिव के साथ अंडर परफॉर्मेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। तो वहां पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप एचडीएफसी और कोटक बैंक को चूज करें अगर आप बैंकिंग साइड पे देखना चाहते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म। उस पर एक एक करके अभी आते हैं, लेकिन एक बार पहले आपका ओवरव्यू मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या ये आप भी कॉशियस हो गए हैं मार्केट के अंदर में? बहुत सारे जैसे अन्य एक्सपर्ट जो हमारे साथ में जुड़े थे उसमें कई सारे लोग आज बहुत ही कॉशियस ही, उनके पास जो एक वर्ड था, जो कीवर्ड था जिस पे आज डिस्कशन हुए ज्यादातर, तो वो ज्यादातर कॉशियस जैसा एक कीवर्ड है। क्या आप भी उसी लीग में हैं या आपका कॉन्ट्राव्यू है? नहीं, देखिए, कॉशन के 2 मायने हो सकते हैं कि अगर वो कह रहे हैं इंडेक्स पे ज्यादा डिसाइसिवनेस नहीं दिख रही है तो वो कहीं ना कहीं ठीक है। बिकॉज अभी जिस तरीके से हाल फिलहाल में जो रैली आई है इंडेक्स में, काफी मेजर कंट्रीब्यूशन कुछ एक इंडेक्स मेजर्स कर रहा है, स्पेसिफिकली रिलायंस का। उसके अलावा बाकी सब में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिक्स ट्रेंड है। तो वो एक रीजन हो सकता है उनके कॉशन का। बट मार्केट पे ओवरऑल कहीं पे कोई डाउट है ऐसा कि कोई मेजर गिरावट आने का, तो वो इंडिकेशन ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। बाय ऑन डिप्स कंटिन्यू करके रखना चाहिए। 15,400 के लेवल जो कि पहले रेजिस्टेंस था रिकॉर्ड हाई का, वो अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा इन केस अगर मार्केट में करेक्शन आता भी है तो। बट इन बिटवीन भी मुझे लगता है कि बहुत सारी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज हैं अक्रॉस सेक्टर्स। तो फोकस वहां पे होना चाहिए इंस्टेड ऑफ आप फोकस कर रहे हैं इंडेक्स पे कि इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से हम लेंगे ट्रेड। तो वो स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा। ठीक है, नहीं बहुत मेजर तो ऐसा कोई नहीं कह रहा है या कोई डरा तो नहीं रहा है, तो वो बेरिश कोई नहीं हुआ है। लेकिन कॉशियस का मतलब ये है, उनका कहना ये कि अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं या प्रॉफिट बुकिंग का टाइम शुरू हो गया है। और इसको कहीं ना कहीं हम उसमें भी कोरॉबरेट होता हुआ देखते हैं जब एक खबर में पढ़ते हैं कि जो एडवांटेज फंड बैलेंस फंड्स हैं उन्होंने बैलेंस को इक्विटी से शिफ्ट करके डेट की तरफ खिसका दिया, और इक्विटी में जो एक्सपोजर है वो बहुत नीचे ले गए, 40 से 35% तक पहुंच गया है, और मेजर पोर्शन डेट में उन्होंने शिफ्ट कर दिया है उस फंड्स को। तो उस लिहाज से क्या आपको भी लगता है कि अब ये टाइम शुरू हो गया जब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके और लिक्विडिटी पे, कैश पे बैठना शुरू कर दें लोग और मार्केट में अगली अपॉर्चुनिटीज का वेट करें? अगेन देखिए लवली जी, इसमें 2 चीजें हैं कि मेरे पास क्या स्टॉक मेरी होल्डिंग में है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इंडेक्स को भी देखेंगे, निफ्टी 50 को भी देखेंगे, तो आउट परफॉर्मेंस बहुत कम शेयरों में ही आपको नजर आएगा। तो इट मींस कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जो पॉजिटिविटी है या स्ट्रेंथ जो है वो सिलेक्टिव काउंटर्स में ही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ढंग के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अभी आई नहीं है, तो आप उसको भी लिक्विडेट कर दें। डेफिनेटली अगर आपको अच्छे डिसेंट प्रॉफिट हो रहे हैं, और डिसेंट प्रॉफिट का बेसिकली आपका एक बेंचमार्क आपका खुद का होता है एज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर की, भाई मेरे को इतने रिटर्न्स के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर वो या फिर मेरे रेशनल चेंज हो रहे हैं स्टॉक में तब, या फिर मेरे हिसाब से जैसे कि
रिस्क को मैनेज कर रहा है मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू आप एग्जिट करके बैठ जाए। बिकॉज पास में भी यही हुआ था कि जब मार्केट में जब भी गिरावट आई तो कहीं ना कहीं इसी चीज का एक डर बैठ जाता है कि भाई मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है ऐसा कुछ, और उसके बाद जब हम देखते हैं कि मार्केट में नहीं आता है तो फिर वो फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट वाली चीज वो कहीं ना कहीं ज्यादा हैम्पर करती है, और उसके बाद वो जो रिकॉर्ड हाई पे जाके एंटर करते हैं स्टॉक्स को, तो वो चीज ना आने के लिए इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग अप्रोच या इन्वेस्टमेंट अप्रोच लेके चले। जब तक वो चीजें इंटैक्ट हैं तब तक यू कैन कंटिन्यू विद योर पोजीशन, अदरवाइज यू हैव टू टेक अ कॉल। और स्टॉक स्पेसिफिक जब आप कह रहे हैं कि इसमें रहना चाहिए मार्केट में, तो कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा स्टॉक जो आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहें? देखिए दोनों ही साइड पे अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग साइड पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अभी भी दिख रही हैं। हाल फिलहाल में हमने एक थीमेटिक पोर्टफोलियो निकाला था ऑटो सेक्टर पे, ये इन्वेस्टमेंट साइड पे, जहाँ पे कि हमने 4-5 शेयर्स अक्रॉस जहाँ पे एंसिलरी स्पेस में और बैटरी स्पेस में प्लस ऑटो के जो मेन काउंटर्स हैं जिसमें कि मारुति, एंड्योरेंस और अशोक लेलैंड, तो सीवी साइड को भी हमने देखते हुए तो उस तरीके के काउंटर्स बेसिकली अंडर परफॉर्मेंस रहा है ऑटो स्पेस का। एंड विद अनलॉकिंग वी एक्सपेक्ट कि अब जो मारुति में जिस तरीके से रिकवरी अब ग्रेजुअली शुरू हो चुकी है, एमएनएम में भी एक्सपेक्ट पॉजिटिव ट्रेंड टू कंटिन्यू। यस, रिजल्ट के बाद थोड़ा सा डेंट जरूर पड़ा है स्टॉक में, बट हमारा लॉन्ग टर्म व्यू इंटैक्ट है। तो ये एक थीम है बेसिकली जहाँ पे कि हम प्ले आउट कर रहे हैं। उसके अलावा अनलॉक थीम पे भी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, जहाँ पे हमने बात की थी कि आईआरसीटीसी जो कि नेसेसिटी है वो कंटिन्यू रहेगा, तो वहाँ पे भी इनिशियल गिरावट के बाद से काफी अच्छी रिकवरी हो चुकी है। सिमिलरली विद इंडिगो, और वहाँ पे फिर हमने डेल्टा कॉर्प जहाँ पे कि हम देखते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर काफी ज्यादा रुझान रहा है लोगों का, तो वहाँ पे भी हमने रिकमेंड किया था। तो इस तरीके के थीम्स को बेसिकली अगर आप फोकस करेंगे तो चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग इज लेस, बिकॉज वहाँ पे अभी भी पोटेंशियल है। ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में देखिए बहुत अभी थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चलना है, बिकॉज रोटेशनल बाइंग चल रही है सेक्टर्स में। तो अभी के हिसाब से जैसे कि मुझे दिख रहा है हाल फिलहाल में कि ओएमसीज में काफी अच्छा ट्रैक्शन है, तो बीपीसीएल ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है। हिंद पेट्रो में मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा रूम बाकी है। 320 के अराउंड पे शायद मेरे हिसाब से टारगेट आता है हिंद पेट्रो का। यस, 300 के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे 290 के स्टॉप लॉस के साथ आज 4% ये ऊपर है। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि यहाँ पोटेंशियल है करीब यहाँ से 20-30 पॉइंट और रैली का। 290 के स्टॉप लॉस के साथ आप हिंद पेट्रो को देख सकते हैं। और उसी तरीके से एक दूसरा जो कंज्यूमर साइड पे जो स्टॉक है टाइटन, उसमें ब्रेकआउट आया था कल काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद। ऑलमोस्ट ये करीब 5-6 महीने का कंसोलिडेशन था 1400 से 1600 की रेंज में, तो उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में आया था। आज एक थोड़ा सा डिप मिला है, मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो 1600 के स्टॉप लॉस के साथ टाइटन को भी आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, करीब 1800 तक के पोजिशनल टारगेट्स। अजी सर, कुछ एक सवाल ले लेते हैं। एक आप ही के नाम से एक सवाल आ रहा है, प्रियंक मोहित्रा जी पूछ रहे हैं, कोई ऐसे डिविडेंड पेइंग शेयर्स आप सजेस्ट कर सकते हैं एक या दो, जिसको कि लेकर के इन्वेस्टर रख सकते हैं और डिविडेंड के रूप में उसमें मुनाफा कमा सकते हैं? जी देखिए, डेफिनेटली इस तरीके के बहुत सारे शेयर्स हैं, बट वहाँ पे जहाँ पे डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा हाई है वो खासतौर से पीएसयूज में बेसिकली होता है, बट वहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन का उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं देखा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, शायद एक पॉइंट पे आप लूज करेंगे, शायद कैपिटल एप्रिसिएशन आपको उतना अच्छा ना देखने को मिले। तो उस तरीके के काउंटर में जैसे कि पीसी साइड पे ओएनजीसी, कोल इंडिया, पीएफसी, आरईसी, ये काउंटर्स आप डेफिनेटली देख सकते हैं। और आईटीसी भी इनफैक्ट इसी कैटेगरी में कॉज कंसिस्टेंट पेइंग है, बट कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं देखा है हमने 2013 से लेकर अभी तक। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि केवल अगर आप डिविडेंड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इनको कंसीडर कर सकते हैं। आईटीसी में तो हम वाले मीम्स भी बहुत देखने को मिल रहे हैं जो कहते हैं कि क्या इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी में इसको काउंट किया जा सकता है, क्या आईटीआर के अंदर में इसको लिया जा सकता है, क्योंकि इतना मूव नहीं करता है बिल्कुल भी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया है क्या। सर कुछ एक सवाल और ले लेते हैं। एमसीएक्स पे आपका व्यू जानना चाहते हैं अर्जुन जी। देखिए, एमसीएक्स पे हाल फिलहाल में थोड़ा सा रिकवरी दिखी थी इन द मंथ ऑफ मई, मिड मई में एक अच्छी रिकवरी दिखी थी, बट वो कहीं ना कहीं फिजल आउट हुई, बट मेजर डेंट नहीं पड़ा, बट हाँ थोड़ा सा फिजल आउट हुई। मेरे हिसाब से अगर 1650 के ऊपर निकल जाता तो शायद एक अच्छा रिकवरी मोमेंटम देखने को मिलता। वो हुआ नहीं तो दोबारा से रेंज बाउंड हो गया। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे काउंटर्स हैं
जैसे हमने बात की है अभी, उन नामों को आप देखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि ये साइडवेज ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर है आपका, डेफिनेटली ये एक अच्छा लेवल है, बिकॉज काफी लंबा टाइम स्पेंड कर चुका है ये, पिछले करीब 2-2.5 महीने से इन्हीं रेंज में है ये, तो पॉसिबिलिटी है कि जब रिबाउंड आएगा तो काफी शार्प होगा, 1750 से 1800 तक के लेवल्स भी देखने को शायद मिल जाए। अजीत सर, कोई पेनी स्टॉक सजेस्ट कर सकते हैं क्या? एक हमारे दर्शक हैं पूछना चाह रहे हैं कि क्या कहीं कोई पेनी स्टॉक जिसके अंदर में अभी मौका हो। सॉरी लवली जी, देखिए पेनी स्टॉक्स ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ, ना ही मैं कहूँगा, देखिए कि प्राइस को देख के, एक फैक्टर को देख के प्लीज इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि एंड रिजल्ट 90% ऑफ टाइम यू विल एंड अप लूजिंग मनी। अगर कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो उनके पोर्टफोलियो का तब भी 10% से ज्यादा पेनी स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए। और एक्चुअली में आयरनी ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स प्राइस को देख के ये सोचते हैं कि इसमें मेरे 1 लाख शेयर आ जाएंगे, 1 रुपए का है, उसका 1 रुपए का होने का कोई रीजन होगा, दैट्स व्हाई इट्स कोटिंग एट 1। तो प्लीज प्राइस को फैक्टर ना लेके चलिए, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप कम करिए, बट एटलीस्ट यू विल सी सम रिटर्न्स। तो जो प्राइस पे जो कर रहे हैं, मैंने कभी इनको रिटर्न्स कमाते हुए, कंसिस्टेंटली रिटर्न कमाते हुए कभी नहीं देखा। जी, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट राय है, बहुत एडवाइस है एक ऐसे एक्सपर्ट से बाजार के जो कि बहुत सालों से उसके अंदर में है। तो इनको ध्यान रखिए, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती है जो हम लगता है कि कॉमन सेंस से हम कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि हमारे पास ही ज्यादा है। तो हर इन्वेस्टर या हर ट्रेडर बाजार के अंदर में जो आता है उसको लगता है कि मैं ज्यादा समझ पाता हूँ और दूसरा कोई नहीं देख पा रहा है। तो उसको ये लगता है, यही जो स्ट्रेटेजी जो अजीत जी कह रहे हैं कि आपको लगता है 1 रुपए का शेयर है, आप लाख रुपए में 1 लाख शेयर ले लेंगे, तो ये अगर 1 रुपए भी चल गया तो ये 2 लाख रुपए हो जाएंगे, आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन जो अजीत जी कह रहे हैं कि उसको वो भी समझ के चलिए कि अगर 1 रुपए का स्टॉक है वो, तो उसका भी कहीं ना कहीं कोई कारण होगा कि क्यों वो सिर्फ आज भी 1 ही रुपए का है, तो हो सकता है कि वो आगे चल के वो 50 पैसे का ही रह जाए। तो आपकी पूंजी जाने के चांसेस ज्यादा हैं। और अजीत जी अपने एक्सपीरियंस से जो बता रहे हैं कि 90% इसमें ऐसे होता है कि पैसे चले जाते हैं, आते नहीं है। तो वो मत करिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और एक्सपर्ट्स की राय के हिसाब से ही काम करिए। सर, एक सवाल है स्टर्लिंग टूल पे। देखिए, इसमें स्टेबिलिटी तो है स्टॉक में, बट ये सबसे बड़ा मिक्स जो है, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सोच रहे हैं कि वॉल्यूम्स नहीं है, एवरेज वॉल्यूम करीब 60,000 शेयर्स का है, जो कि मेरे हिसाब से 200 के प्राइस के हिसाब से उतना अच्छा वॉल्यूम मैं नहीं कहूंगा। प्राइस स्टेबल है तो वो एक फेवर में है, तो ऑलरेडी अगर किसी के पास पोजीशन कोई है तो वो मेंटेन कर सकते हैं 198 के स्टॉप लॉस के साथ। और रिकवरी के केस में 220 225 तक के लेवल्स अगर बेस्ट इन केस में मुझे लगता है कि वहां दिखा सकता है, तो एक बार वहां पे निकल जाए। बट अगर फ्रेश सोच रहे हैं तो ट्रेडिंग में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम्स का होना, बिकॉज आपका इम्पैक्ट कॉस्ट वो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने 4-5% बाय और सेल में दे दिए तो आपके रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए आपको 10% का रिटर्न आप करेंगे, तब जाके आपको कुछ बचेगा, और उसके बाद आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस और ब्रोकरेज और ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं। तो अवॉइड करिए जहाँ पे कि वॉल्यूम्स कम है। इन्वेस्टमेंट का आपका व्यू है, डेफिनेटली आपको राय लेनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट ये स्टॉक मेरे यूनिवर्स के बाहर है, तो आई कांट कमेंट ऑन दैट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है। और अजीत जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल जो एक हमारे दर्शकों के लिए इन जनरल मैं जानना चाहूंगा और चाहता हूं कि आप दर्शकों के लिए एक बार उसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, फाउंडर इंडिया के जो दर्शक हैं, वो ज्यादातर यंगस्टर्स हैं जो कि पिछले 1 से 2 साल के अंदर में, जब से ये कोविड सिचुएशन और इसके चलते जब वो घरों से काम कर रहे हैं, ये यंग जो वर्किंग टाइप के यूथ है जो कि या तो किसी जॉब में था या है या पार्ट टाइम में साथ में वाला, उस तरीके की ट्रेडिंग कुछ कर रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो अब इसमें एंटर कर रहे हैं और वो अभी बहुत ही नए हैं, तो बहुत सारी चीजें वो चीजों को समझ नहीं पाते। भाई जैसे अभी हम पेनी स्टॉक्स की बात कर रहे थे और उसको आपने जिस तरीके से एनालाइज करके बताया कि उसमें क्या रिस्क होता है, किससे, उसी तरीके से कुछ 1-2 मिनट के अंदर में अगर मेरे को केवल आप इस वॉल्यूम का क्या रोल होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जिसको अभी हम बात कर रहे थे स्टर्लिंग टूल्स, इसका एवरेज वॉल्यूम बहुत ही लो है, 64,000 है। मैं वॉल्यूम आज का देख पा रहा हूं तो अभी तक 13,000 शेयर्स का ही ट्रेड हुआ। इसको दर्शकों को एक सरल भाषा में अगर आप बता दें कि वॉल्यूम का क्या रोल होता है और क्यों वॉल्यूम पे भी नजर रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए नो डाउट कोविड ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए, खासतौर से कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को स्पेकुलेटिव ज्यादा माना जाता था, बट अब थोड़ा सा लोगों को समझ आ रहा है कि जब आप आउट ऑफ वर्क हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट
वो आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करके या फिर दूसरे किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करके नहीं कर सकते हैं। आपको जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इट शुड बी इक्विटीज, एक आपका डिसेंट प्रोपोर्शन, और खासतौर से अगर आप एज आपकी कम है तो डेफिनेटली आपका एक पोर्शन बड़ा होना चाहिए, बिकॉज आपके पास टाइम है, आपकी वर्किंग एज है, तो डेफिनेटली वो होना चाहिए। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ट्रेंड और कंटिन्यू करेगा और स्ट्रांग होगा। और इन्वेस्टमेंट देखिए एक क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया उसका दूसरा एक पहलू केवल ट्रेडिंग, जो कि ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बैलेंस बना के चलिए इनिशियली, क्योंकि आपने अभी एंट्री किया है मार्केट में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना पहले ये होता क्या है। अभी तक आपने अच्छा देखा है, क्योंकि मार्च के बाद से हमने मार्केट में कुछ खास गिरावट देखी नहीं है। जो इनिशियल कोविड के बाद जो डिक्लाइन आया था उसके बाद से एक सस्टेनेबल रिकवरी है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि मार्केट में करेक्शंस भी आती है, करेक्शंस आती हैं वो बहुत डीप होती हैं, तो उस केस में आप अनसेटल ना हो जाएं और उसी पैसे का आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करें जो कि आप अफोर्ड कर सकते टाइमिंग आप उसको मार्केट में छोड़ने के लिए। अब आते हैं इस चीज पे कि वॉल्यूम्स बेसिकली व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने पहले बताया सबसे बड़ा रीजन ये होता है इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट मीन्स जैसे कि अगर मेरा एवरेज वॉल्यूम 10,000 20,000 है किसी शेयर में, फॉर एग्जांपल 200 का शेयर है, तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए आपको ज्यादा बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है। एक अगर किसी को स्टॉक्स में मूवमेंट लानी है आइदर साइड, उसको बहुत कम पैसे में वो चीज हो जाएगी। तो अगर कोई बड़ा बायर है, कोई बड़ा सेलर आ गया तो और आपके पास वो स्टॉक हुआ और उसने अगर थोड़ा सा भी उसमें प्रेशर दे दिया तो आपके लिए संभालना पोजीशन को बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी ना होने की वजह से बाइंग नहीं होगी। अगर नीचे के लेवल पे उसने थोड़ा भी शेयर दिया, प्रेशर दिया, तो 10% 15% उस शेयर को गिरने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी नहीं है, वॉल्यूम्स नहीं है। वहीं पे ऊपर के साइड में भी ये हो सकता है, डेफिनेटली आपके पॉजिटिव में भी हो सकता है कि कभी मूवमेंट आए तो वो बहुत शार्प आए और आपको विंडफॉल गेन्स भी हो जाए, बट रिस्क ऑफ रिव्यू ज्यादा होते हैं इसमें, खासतौर से अगर आपने इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है या ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है रिएक्ट करने की। दूसरा रीजन ये होता है कि जिस तरीके से मार्केट सिनेरियो में हम हैं, जो इंटरेस्ट है, जो बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट है, लार्जली वो वहीं पे होता है जहाँ पे कि वॉल्यूम्स होते हैं। इन स्टॉक्स में जहाँ पे कि वॉल्यूम्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि वो डोरमेंट है या फिर वहाँ पे प्रमोटर के पास मैक्सिमम उसका होल्डिंग है, तो उसकी वजह से वहाँ पे एक्टिविटी नहीं होती है, तो बहुत डल रहते हैं। तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज के हिसाब से भी डेफिनेटली उसको अवॉइड करना चाहिए। जहाँ पे आप देखेंगे प्राइस और वॉल्यूम दोनों इनकंसिस्टेंट है, जहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको एक वैल्यू टर्म में बोलूँ तो करीब 10 लाख शेयर का अगर एवरेज डे में काम हो रहा है उस शेयर में, तो मेरे हिसाब से ठीक है कि आप एटलीस्ट एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, आपको इम्पैक्ट कॉस्ट उतना नहीं पड़ेगा। बट उसके बियॉन्ड अगर आप नीचे जा रहे हैं, डेफिनेटली आपको उस चीज का रिस्क रहेगा कि अगर कभी मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है तो इनमें पैनिक में आके अगर 5,000 शेयर भी किसी ने बेच दिए तो आप शायद 10-15% नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए, दर्शकों के लिए एक खास इंफॉर्मेशन थी जो अजीत जी ने दी कि आप ये ध्यान रखिए कि वॉल्यूम का रोल क्या होता है। जो नए लोग हैं, खासकर जो बाजार के अंदर में आप एंटर कर रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये वाली चीजें कैसे होती हैं, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये इतने में मिल रहा है, इतने में खरीद लूं मैं, तो उसके बाद इतने में बिक सकता है। लेकिन सारे शेयर्स में सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसा बड़े शेयर्स में, हाई बीटा शेयर्स में या बाकी शेयर्स में चल रहा है। वो समझना होगा कि अभी तक हो सकता है आप नॉर्मल चलते हुए शेयर्स को पे काम कर रहे थे, फिर आपने कोई एक ऐसा अननोन सा बहुत कम सुना हुआ नाम देखा और उसके अंदर में काम किया और आपको लग रहा है कि ये तो किसी को नहीं पता इसलिए मैं इसके अंदर में हूँ। उसका नहीं पता का रीजन ये है, कोई अगर एनालिस्ट उसको नहीं सजेस्ट कर रहा है, का रीजन ये हो सकता है, और ये एक मेजर रीजन है जो अजीत जी बता रहे हैं, कि उसके अंदर में वॉल्यूम्स नहीं है, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो आपको जो लग रहा है कि इसके अंदर में तो मूवमेंट मिलेगा तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, वो हो सकता है कि आप वो भाव मिलने के बाद भी आपका शेयर आपने जो लगा के रखा है, अगर आपने 5,000 शेयर ले करके रखे, वो बेचने के लिए आपने लगाया हुआ, तो बिकने को राजी नहीं है क्योंकि कोई खरीदार नहीं है। तो वॉल्यूम को इस तरीके से समझिए कि दोनों तरफ चीजें चाहिए होती हैं। तो जब आप अपना मुनाफा बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शेयर बेचना होगा, और बेचने के लिए कोई सामने खरीदने के लिए भी होना चाहिए। तो अगर वॉल्यूम कम है तो बहुत सारा रिस्क है कि हो सकता है कि वो बिक नहीं रहा, और उसके अलावा कोई बड़ा जो जिसके पास ज्यादा शेयर्स हैं, वो जो प्रमोटर्स या उस तरीके के लोग, तो हो सकता है वो शेयर अगर आपसे ज्यादा शेयर उन्होंने बेच दिया या कोई ऐसी डील हुई तो उसका भाव बहुत नीचे आ सकता है। तो ये एक रिस्क है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत जी, और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे, अपने सवाल भेजते रहिए, हम आपके साथ में हैं 12:30 बजे तक, और कुछ एक और सवाल आपके ले सकते हैं। और हमारे साथ में अगले एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, नीरव वखारिया जी। नीरव वखारिया जी के पास चलते हैं, जो कि बाजार के बहुत जाने माने एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आते रहते हैं
और उनकी कॉल्स से हमारे दर्शकों को बहुत फायदा हुआ है। नीरव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं सर।